नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। द रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी आई की ओर से विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी को लेकर समाज में फैली गलतफहमियों को दूर करना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई। इसके बाद डॉक्टर पी.के. खत्री ने स्वागत भाषण देते हुए मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग की अपील की। विशेषज्ञों ने दी मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर जैन, जो एरा मेडिकल कॉलेज में मनोचिकित्सक एवं सहायक प्रोफेसर हैं, ने स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या प्रसाद ने बताया कि समय पर इलाज और परिवार के सहयोग से मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। कार्यक्रम में मनोरोग कल्याण संस्थान के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल, डॉक्टर प्रभात सिथोले और डॉक्टर ए. अग्रवाल भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में श्री पी.के. मिश्रा ने मानसिक स्वास्थ्य को समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया और वही डॉक्टर शशि राय ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। हमारे आरएसएस की मेंबर भी हैं। कहा गया है जहाँ मन शांत होता है वहीं से उपचार आरंभ होता है। अब हम कार्य करेंगे। कृपया सभी शांत भाव से प्रार्थना में सम्मिलित हों। मन में शांति भाव में मधुर। डॉक्टर प्रभात सिथोले है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में मनोचिकित्सा विभाग में मैं अध्यक्षता 2008 तब मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ। रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी से मैं इसकी शुरुआत से ही जुड़ा हुआ हूँ और इस समय वर्तमान में मैं इसका प्रेसिडेंट। क्योंकि आज विश्व में सबसे बड़ी कहीं ना कहीं एक बीमारी के रूप में ये भी आता जा रहा है, क्योंकि हम लोग एडवांस या डिजिटल मीडिया के बहुत गुलाम बन गए हैं। इसकी वजह से भी क्या लगता है कि जो बीमारी है थोड़ी मानसिक थोड़ी बढ़ गई है। ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कि इसकी वजह से बीमारी बढ़ गई है। बीमारियां जैसी थी वैसे वो अभी भी हैं। उनका दर बढ़ गया हो ऐसे भी नहीं कहा जा सकता। अगर डिजिटल मीडिया में बहुत ज़्यादा लिप्त होना, उनका एडिक्शन हो जाना, वो अपने आप में एक परेशानी है, जिसकी वजह से कि इंसान की ज़िंदगी के बहुत सारे काम रुक जाते हैं। ज़िंदगी में ऊपर एक दौड़ डाल जाती है, वो रुक जाती है। इंसान के करियर रुक जाता है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। तो उसकी वजह से मानसिक रोग नहीं है। तो ये अगर किसी चीज़ में डिफरेंसेस करना हो तो हम इसको किस तरह से करेंगे, एनालिस करेंगे कि ये मानसिक रोग है या नहीं, ये किन पैरामीटर्स को हम अपने घर पे चेक करें। कि जैसे होता है ना कि आपको कुछ जैसे डायग्नोसिस होता है कि आपको ये ब्लड सैंपल कराना हो तो आपकी बीमारी मालूम होगी, नहीं कराएं तो भी मालूम होगी। बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। इसका जवाब ऐसे है कि मानसिक रोग तो किसी ब्लड टेस्ट, एक्सरे या MRI से नहीं जाना है। अगर आप इंसान के व्यवहार को, उसके मन के विचारों को, उसके मनोदशा को अगर देखें तो 2-3 बातों को ध्यान रखें तो पता लग सकता है। वो क्या, किसी बात की अति हो रही है, जैसे कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खुश है, अकारण खुश है, तो वो एक मानसिक रोग का इशारा हो सकता है। कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा दुखी है, अकारण दुखी है, तो वो एक बीमारी का कारण हो सकता है। अगर किसी को ऐसी चीज़ें दिखाई या सुनाई पड़ रही हैं, अनुभव हो रही हैं जो कि अनुभव नहीं होती, जैसे कि जो लोग प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ रहे, उनकी भी आपको आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं जो कि वहाँ मौजूद ही नहीं है, तो ये एक रोग हुआ। या किसी को अगर
मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने सारे काम को छोड़ दे, उसका व्यवहार बदल गया, उसके व्यक्तित्व बिल्कुल बदल जाए, तो वो एक बीमारी की तरफ एक इशारा हुआ। इन बातों से जाना जा सकता है कि किसी को कोई मानसिक रोग है या नहीं। तो उसको उसकी जांच होनी चाहिए डॉक्टर के द्वारा या किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे कुछ डायग्नोसिस के पॉइंट्स हैं जिनके आधार के ऊपर एक वैलिड और एक करेक्ट डायग्नोसिस बनाई जा सकती है। तो किसी व्यवहार में आती या किसी व्यवहार की बहुत ज़्यादा कम हो जाना, जो व्यक्ति सबसे मिलता जुलता हो, किसी से मिले ही ना, कमरे में अकेले बंद रहे, वो एक बीमारी का लक्षण होता है। किसी चीज़ की अति या अत्यधिक कमी या व्यवहार में बदलाव, ये एक बीमारी के लक्षण होते हैं। मनोदशा में परिवर्तन, मैंने आपसे कहा ये सब बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो सर, अगर जैसे इन लक्षणों को कोई परिवार अपने परिवार के लोग को देखते हैं कि हमारे किसी धंधे कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही समस्या है, तो समस्या जैसी लग रही है, तो उसको सबसे पहले किससे संपर्क करना चाहिए? सबसे पहले उनको संपर्क करना चाहिए अपने फैमिली डॉक्टर से, अगर उनके कोई फैमिली डॉक्टर हैं तो, क्योंकि वो परिवार को अच्छी तरह जानते होंगे। उम्मीद है कि वो उस व्यक्ति को भी जानते होंगे अच्छी तरह से जिसके बारे में बात कही जा रही है। तो उसमें क्या बदलाव है, कुछ तो MBBS में ही मनोचिकित्सा के बारे में पढ़ाया जाता है। पहले ऐसा नहीं था, अब तो पढ़ाया जाता है। तो वो लोग भी जान सकते हैं कि मानसिक रोग है कि नहीं। अगर उनको कोई संदेह है तो फिर वो एक विशेषज्ञ, मनोरोग विशेषज्ञ को उस केस को रेफर कर देंगे, वहाँ तो उनकी डायग्नोसिस हुई जाएगी और एक ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। मैं डॉक्टर शशि राय हूँ, एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ और 2005 से संस्था से जुड़ी हुई हूँ और पिछले 17-18 साल से मैं रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी लखनऊ ब्रांच की सेक्रेटरी थी और सप्ताह में एक दिन मैं यहाँ आके OPD रन करती हूँ। मैम, तो आज सवाल ये होता है कि जो आज की तारीख में झाड़ फूक और बाबाओं के चक्कर में लोग उलझ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो मानसिक बीमार होते हैं, उनको दवा की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके साथ किस तरह की घटनाएँ घट रही हैं उसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, आज का जो दिन है वही विशेष दिन है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। तो मेरे ख्याल से हमारी चर्चा उस पर आधारित हुई तो ज़्यादा अच्छा है कि 18 तारीख से लेकर 24 मई तक विश्व भर में स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया जाता है और 24 मई स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे है। और स्किज़ोफ्रेनिया जो है एक गंभीर मानसिक रोग है जो कि विश्व भर में करीब 24 मिलियन या 27 मिलियन लोगों को प्रभावित कर रही है और हमारी अपने कंट्री में 5 से 7 मिलियन लोग ग्रसित हैं। तो इसमें जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसका पूरा व्यवहार ही बदल जाता है और इसके कई लक्षण होते हैं, जैसे कि सर ने बताया कि लोग अपने आप को गुनगुनाते हैं, बैठे बैठे बिना वजह अपने आप हंसने लगते हैं, उनके कान में आवाज़ें आती हैं, उनको लगता है कोई बोल रहा है या उनको शक होता है कि कोई इनके पीछे पड़ा है, कोई उनका बुरा चाहता है, कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो इस तरह के लक्षण होते हैं। तो कमिंग बैक टू आपका जो सवाल था जो आपने स्टार्ट किया था कि तो जब व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है या इस तरह की कुछ अलग हरकत करने लगता है तो हमारे सभी अगर देखा जाए तो हमारे कंट्री में ट्रीटमेंट गैप जो कहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 100 लोग तो उसमें केवल 85% प्रोगैट्रिस्ट के पास आ रहे हैं, बाकी जो लोग हैं मतलब 15%, 85% लोग जो हैं अन्य लोगों के पास जाते हैं, जिसमें कि बाबा, झाड़ फूक इस तरह के लोग अधिकता है। तो लोग ये सोचते जाते हैं कि ये जो है किसी देवी देवता का प्रकोप है। तो बेसिकली अवेयरनेस बढ़ाने से, ये सज्ञानता बढ़ाने से कि ये मर्ज है, बीमारी है, सिर्फ देवी के प्रकोप से नहीं है, तो लोगों में समझ इसकी बढ़ेगी। तो जैसे आज का जो कार्यक्रम है उसी कड़ी में है कि जितना अवेयरनेस बढ़ेगी, जितना लोग जानेंगे बीमारी के बारे में, उतना बीमारी को समझेंगे। और इनफैक्ट हमें मतलब दवा और दुआ
दोनों का साथ लेके आगे बढ़ेंगे हमारे देश में तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रह सकेगी। हमें वो बाबाओं को भी थोड़ा मतलब उनको भी अवेयर करना चाहिए। और इनफैक्ट अब तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग भी पेशेंट साइकियाट्रिस्ट को भेजने लगे कि अब हमारा हिस्सा खत्म, आप साइकियाट्रिस्ट को खा लो। तो दोनों, क्योंकि लोगों के मन में इतना फेथ है तो भगवान की पूजा तो करें, लेकिन दवाई का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है कि वो दवा के लिए भी आएगी। और अगर मैम जैसे इस तरह की बीमारियों को लिए तो प्राइमरी फेज का क्या करना चाहिए, कहाँ किन जगहों पर, जैसे हम लोग बड़े शहर में रहते हैं, छोटे शहरों के लिए किस तरह से टेलीमेडिसिन या किस तरह से इनको एडवाइस किया जा सकता है? देखिए आजकल जैसे अगर हम अपने देश की बात ले लें तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइकियाट्रिस्ट है। और अगर आप जाके देखें, मतलब ये हम लोग सोचते हैं कि गांव देहात में इसके कम मरीज होते हैं या नहीं इतना आते हैं, लेकिन जैसे अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाए, शहर में तो हो सकता है किसी साइकियाट्री में 25-30 मरीज बैठे होंगे, लेकिन जैसे मैं कुछ पहले तक हरदोई में प्रैक्टिस भी करती थी तो वहाँ तो 50-100 मतलब वहाँ के मरीज़ों को भी ये है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के डॉक्टर हैं, लोग आते हैं। ज़रूरत है सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाने की, लोगों को ज्ञान देने की कि यहाँ सुविधा उपलब्ध है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत हर जिले में साइकियाट्रिस्ट और टेलीमेडिसिन जैसे आपने कहा कि अगर मान लीजिए जैसे CHC पे साइकियाट्रिस्ट नहीं है, किसी PHC पे साइकियाट्रिस्ट नहीं है, पर बाकी मेडिकल ऑफिसर तो होंगे। जैसा कि सर ने बताया कि MBBS में उन लोगों को भी कुछ इसके बारे में पढ़ाई किया जाता है, बट अगर उन्हें डाउट है तो जो डिस्ट्रिक्ट में है या जो बड़े शहर में साइकियाट्रिस्ट है उनसे वो सलाह कर सकते हैं और सलाह लेके भी आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर जैन है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तेरा मेडिकल कॉलेज में। मैं हाल ही में इस संस्था से जुड़ा हूँ और आज आप लोगों के समक्ष हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया, जैसा कि मैम ने कहा, स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस वीक चल रहा है, वो 24 मई जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे है। तो उसके बारे में स्पेशली जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो देखभाल करता, जो पेशेंट्स हैं उनकी जो देखभाल करता है, उनके समक्ष हूँ इस बीमारी के बारे में थोड़ा जानने के लिए और हम मिल के क्या कर सकते हैं इस बीमारी के बारे में, उसके बारे में बात करने के लिए। तो इसमें जो प्राइमरी फेज मतलब किन बिंदुओं पे खास चर्चा रहेगी? जी, मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि जो देखभाल करता लोग हैं, पहले तो कुछ दवाओं के बारे में, कुछ मेडिसिन के बारे में बात कराना चाहूँगा कि किन चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए, क्या स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, बुनियादी बात क्या इसके लक्षण हैं, इनके बारे में बात होगी। फिर देखभाल करता कैसे समझ सकते हैं कि बीमारी के क्या लक्षण हैं, उसके बारे में। फिर अगर बीमारी वापस आ गई उसके बारे में क्या जांच होगी, दवाइयों के क्या खतरे हो सकते हैं, इसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बिंदुओं पे बात करना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या प्रसाद है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ प्रोफेशन से और मैं एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ 2011। और मैं भी यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं वहाँ पे इंटर्नशिप के रूप में मैं क्लासेस भी लेती हूँ और पेशेंट्स के साथ भी मैं टाइम स्पेंड करती हूँ और काउंसलिंग करती हूँ। मैम एक दौर आया था जिसको हम लोग कहते हैं कोविड पीरियड, उस पीरियड से और अब इस पीरियड में इस जो एक तरह से कह सकते हैं ना एक डर का माहौल रहा है महसूस, तो उसमें कैसे लोग उभरे या कैसे उभर सकते हैं, इस पर थोड़ा। कोविड के टाइम में तो बहुत बार देखा गया कि अधिकतर से 90% काम हमारा ऑनलाइन हो रहा था। उसके बाद जो केसेस देखने को मिले उसमें ज़्यादातर बच्चों में इंटरनेट एडिक्शन का देखने को मिला। घर में बैठे हुए बहुत लोगों की जॉब चली गई, उसमें डिप्रेशन के केसेस मिले। लेकिन अब दौर इम्प्रूव कर रहा है, जबकि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो वॉर से रिलेटेड है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन अभी भी लोगों में अवेयरनेस है। अब पेरेंट्स खुद आते हैं ये कहने के लिए कि नहीं, हमें लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल देखा जा रहा है, आप बताइए कि अब हम लोग कैसे इस चीज़ को फिक्स करें। इसके लिए जैसे अभी आपने कुछ भी कहा कि बच्चों को लेकर ये खासकर मोबाइल एडिक्शन, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस करें और कैसे उसको दूर करने की उसकी मदद करें? है कि मोबाइल देने के पहले ही अपना टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड कर लें कि कब देना है और कितना देना है, और दोनों में सहमति रहे, जिससे कि फिर बच्चे को एक्सप्लेन करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और बच्चे को भी शायद अपनी बाउंड्री पता लगेगी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। छोटी सी रिचमंड सोसाइटी जो है मानसिक रूप पे काम करती है, तो हम लोगों ने एक उनके परिवारों के उसके लिए सहयोग के लिए एक संस्था बनाई, मनोरोगी कल्याण संस्थान। इसका मैं अध्यक्ष हूँ। इसमें हम लोग
सबके परिवारों से बातचीत करके भी आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कोशिश करते हैं कि उसको कुछ ना कुछ सॉल्व किया जाए। सब प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी काफ़ी हल हो जाता है। और दूसरा उनके घर के लोग हैं, उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करते हैं, साल भर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम करके उनका वो कर सकते हैं। मनोरोगी कल्याण संस्थान के डॉक्टर महेशवी जो हैं इस पिलानी के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। मैं चाहता हूँ ये आप थोड़ा और डिटेल में बताएँ। मैं डॉक्टर LK महेश्वरी, पिलानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है उसका वाइस चांसलर था, और मैं पिछले 10 वर्ष से रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष भी हूँ। इसकी एक सह संस्था है जिसका नाम है मनोरोगी कल्याण संस्थान, जो कि केयर गिवर्स और जो पेशेंट्स हैं और डॉक्टर्स उनके बीच में एक सहयोग का कार्य करती है और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कार्य करती है। तो इसके माध्यम से जो है एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है, जिससे किस प्रकार से उनकी समस्या हल की जा सके, इसमें सहायता प्रदान करती है। तो ये संस्था जो है समाज में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और जो मिथ्स हैं, स्टिग्मा है, उनको दूर करने के लिए कार्य करती है। ये इसका उद्देश्य है। और दोनों संस्थाएं मिलकर के रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी मेन है, और ये संस्थाएं जो है केयर गिवर्स और पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में एक कड़ी का कार्य करती है।